नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ प्लेटोज़ कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, अर्थात आज हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा पर। देखिए, यदि हम प्लेटो के समस्त चिंतन का बड़े गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो के चिंतन का केंद्रीय विषय जो था वो था एक आदर्श राज्य की स्थापना। अर्थात प्लेटो के चिंतन का मूलभूत उद्देश्य केवल और केवल एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। और हम देखते हैं कि प्लेटो अपने इस आदर्श राज्य के निर्माण के लिए न्याय सिद्धांत को आदर्श राज्य की आधारशिला के रूप में, जबकि शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांतों को उस आदर्श राज्य के आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग करता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि प्लेटो अपने इस आदर्श राज्य की बागडोर एक ऐसे दार्शनिक शासक के हाथ में सौंपता है जिसमें एक सुंदर आत्मा के सभी गुण मौजूद हों, जैसे वह विवेकशील हो, वह सत्यवादी हो, न्याय प्रेमी हो, निस्वार्थी हो और नीतिपरायण हो, आदि आदि। देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में मैं ये बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के निर्माण में व्यावहारिकता के स्थान पर काल्पनिक तर्कों का सहारा लिया है। अर्थात उसने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य राज्य का एक ऐसा चित्र उपस्थित करना नहीं है जो कि यथार्थ में नहीं हो, बल्कि वह एक ऐसे राज्य की रूपरेखा उपस्थित करता है जैसा राज्य होना चाहिए। अर्थात प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य का चित्र उपस्थित करना था, लेकिन वह कहाँ तक यथार्थ बन सकता है इससे प्लेटो को कोई मतलब नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता था, प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की रचना करना चाहता था जो पूर्णतः आदर्शों पर ही आधारित हो और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। प्लेटो को इस बात की विशेष चिंता नहीं थी कि उसके द्वारा निर्मित आदर्श राज्य व्यावहारिक भी है अथवा नहीं, और प्लेटो इसे व्यावहारिक बनाने के लिए इसमें बिल्कुल भी संशोधन करने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, प्लेटो जो है वो अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति जो है वो दो पर्यायवाची शब्द हैं। उसके अनुसार राज्य जो है वो व्यक्ति का ही वृद्ध रूप है, राज्य जो है व्यक्ति का एक विराट रूप है। प्लेटो का ये मत था कि राज्य वृक्षों और चट्टानों से पैदा नहीं होते, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्रों से निर्मित होते हैं जो कि उसमें रहते हैं। प्लेटो राज्य तथा व्यक्ति दोनों की चेतना में एकता पर बल दिया करते थे, और प्लेटो ये भी स्वीकार करते हैं कि दोनों के न तो उद्देश्यों में अंतर है और न ही दोनों के हितों में किसी प्रकार का टकराव है और न ही दोनों के उद्देश्यों में किसी प्रकार का विरोधाभास है। उसके अनुसार दोनों का उद्देश्य था अच्छे जीवन की प्राप्ति, और ये अच्छा जीवन अच्छे राज्य में ही संभव है। अब हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार की। देखिए, प्लेटो का साफ साफ कहना था कि समाज का जो उदय होता है वो मनुष्य की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के फलस्वरूप होता है, उसकी विभिन्न आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। और हर एक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती है, जैसे भोजन की, वस्त्र की और मकान की। और व्यक्ति क्या करता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, और आवश्यकताओं की विविधता के कारण और आवश्यकताओं की बहुलता के कारण धीरे धीरे व्यक्तियों में सहयोग की भावना पैदा होने लगती है, व्यक्तियों में धीरे धीरे सहयोग की भावना जागृत होने लगती है। इसलिए क्या करते हैं, वे आपस में संगठित होकर अपना एक संघ बना लेते हैं। कुछ लोग खेती का काम करते हैं, कुछ लोग कपड़ा तैयार करने का काम करते हैं, तो कुछ लोग मकान बनाने का काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार समाज में अनेक प्रकार के हम कह सकते हैं कि शिल्पकार उत्पन्न हो जाते हैं या अनेक प्रकार के श्रमजीवी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनको पूरा करने के लिए समाज में अनेक उत्पादक बढ़ने लगते हैं। जैसे सुनार का काम करने के लिए सुनार आ जाते हैं, ये लोहे से संबंधित काम करने के लिए लोहार आते हैं, और अनेक प्रकार के व्यापारी, बढ़ई, चिकित्सक आदि समाज में धीरे धीरे उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जिसको करने में उसकी विशेष योग्यता होती है। साथ ही
कोई भी दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं करते। इससे क्या होता है कि इससे कार्य कुशलता बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है और एक व्यक्ति एक कार्य के सिद्धांत से श्रम विभाजन के सिद्धांत का उदय होता है और अंततः इसी श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर प्लेटो क्या करता है, अपने आदर्श राज्य में नागरिकों को भी 3 वर्गों में विभाजित करता है। अब यदि हमें प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा को समझना है तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो 4 बातों पर आधारित है। यदि हम उन 4 बातों की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर 1 है राज्य में या कहें राज्य का 3 वर्गों में विभाजन। नंबर 2 पर हम कह सकते हैं न्याय की व्यवस्था। नंबर 3 पर हम कह सकते हैं राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली और नंबर 4 पर हम कह सकते हैं साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श राज्य का 3 वर्गों में विभाजन का। देखिए प्लेटो बताता है कि मनुष्य की आत्मा के 3 प्रमुख गुण होते हैं, साहस, बुद्धि और तृष्णा। ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं परंतु इनकी मात्रा में अंतर रहता है। किसी में हम देखते हैं कि बुद्धि तत्व की प्रधानता है तो किसी में साहस तत्व की प्रधानता है तो किसी में तृष्णा तत्व की प्रधानता है और जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है वह उसी के अनुरूप समाज में अपना कार्य करता है। जैसा कि प्लेटो बताता है कि राज्य व्यक्ति का ही वृद्ध रूप है, इसलिए वो मानवीय आत्मा के इन 3 गुणों के आधार पर राज्य के व्यक्तियों को 3 वर्गों में विभाजित कर देता है। शासक वर्ग जिसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, सैनिक वर्ग जिसमें साहस तत्व की प्रधानता होती है और उत्पादक वर्ग जिसमें तृष्णा तत्व की प्रधानता होती है, जिसमें कृषक, शिल्पकार, व्यापारी आदि को प्लेटो सम्मिलित करता है। अब हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना पर। प्लेटो कहता है कि न्याय राज्य का आधार है, इसलिए वो आदर्श राज्य की कल्पना से न्याय को पृथक नहीं करता है। वो कहता है कि न्याय की स्थापना के बिना आदर्श राज्य का निर्माण संभव नहीं है और यदि न्याय प्राण है तो प्लेटो आदर्श राज्य को उसका शरीर बताता है। प्लेटो के अनुसार न्याय के कारण ही राज्य में प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जिसके करने की अधिकतम योग्यता उसके अंतर्गत होती है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कोई भी दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करता है, दखल नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, राज्य का प्रत्येक जो वर्ग होता है वो कुशलतापूर्वक कार्य करता है जिससे राज्य में शांति की स्थापना होती है और राज्य समृद्धि की ओर, राज्य विकास की ओर अग्रसर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्श राज्य न्याय की दीवार पर ही खड़ा होता है। अब हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षण व्यवस्था की। देखिए प्लेटो क्या था कि अपने आदर्श राज्य के लिए सद्गुणी नागरिकों और योग्य शासकों की आवश्यकता पर बल देता था। इसलिए प्लेटो के अनुसार हम देखेंगे कि शिक्षा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था अच्छे और योग्य शासकों को उत्पन्न करना और साथ ही साथ सद्गुणी नागरिकों को उत्पन्न करना। प्लेटो की शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि मनुष्य सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि उसके अनुसार दार्शनिक शासक के लिए परम सत्य को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही प्लेटो हम देखते हैं कि आत्मा की आंतरिक दृष्टि को प्रकाशित करना भी अपनी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य बताता है और इसीलिए प्लेटो बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक शिक्षा पर भी बल देता है। उसके अनुसार हम देखते हैं कि मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का भी अच्छा होना बेहद जरूरी है और इसी कारण प्लेटो अपनी शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान, दर्शन आदि विषयों के साथ साथ संगीत, चित्रकला, शारीरिक शिक्षा को भी सम्मिलित करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था आदर्श नागरिकों और योग्य शासकों को उत्पन्न करना। अब हम बात करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य में साम्यवाद की। देखिए प्लेटो जो था वो अपने आदर्श राज्य में 2 प्रकार के साम्यवाद को स्थापित करता है। एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा था परिवार का साम्यवाद, जिसे प्लेटो स्त्रियों का साम्यवाद भी कहता है। देखिए प्लेटो का स्पष्ट मान्यता थी कि व्यक्तिगत संपत्ति और निजी परिवार के कारण ही भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है या भ्रष्टाचार फैलता है और इसीलिए प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को चिंताओं और प्रलोभनों से दूर करने के लिए उनके लिए साम्यवाद की व्यवस्था करता है। प्लेटो का मानना था कि राजनीतिक दृष्टि से ये आवश्यक है
कि आर्थिक और राजनीतिक जो सत्ता है वो ऐसे व्यक्तियों के हाथों में हो जो निजी संपत्ति के संघर्षों और पारिवारिक बंधनों से दूर हो। और पारिवारिक साम्यवाद का उद्देश्य था कि शासक जो है वो अपनी पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रहकर अपना संपूर्ण समय राज्य के हित में लगा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवादी सिद्धांत की व्यवस्था करता है। अब यदि हम बात करें कि प्लेटो अपने इस आदर्श राज्य की बागडोर किसके हाथों में सौंपता है, तो हम देखते हैं कि प्लेटो जो है वो राज्य के 3 वर्गों में संरक्षक वर्ग को अधिक महत्व देता है। अर्थात संरक्षक वर्ग में कौन कौन है, एक सैनिक वर्ग है और दूसरा है शासक वर्ग। तो प्लेटो अपने राज्य के जो विभिन्न वर्ग बताता है उन विभिन्न वर्गों में सैनिक वर्ग को और शासक वर्ग को अधिक महत्व देता है, और राज्य का जो बागडोर है या राज्य के शासन की जो बागडोर है वो इसी वर्गों के हाथों में सौंपने की बात करता है। प्लेटो स्वयं अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहता है कि हमारे नगर राज्यों के कष्टों का, हमारे नगर राज्य के पापों का और हमारे नगर राज्यों की सामाजिक बुराइयों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं हो जाएंगे या फिर राजाओं को दर्शन की शिक्षा नहीं दे देते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो जो है वो अपने आदर्श राज्य की बागडोर एक ऐसे दार्शनिक राजा के हाथ में सौंपता है जो विवेकशील हो, जो सत्यवादी हो, निस्वार्थी हो और नीतिपरायण हो। या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्लेटो, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में विवेक का शासन स्थापित करना चाहता था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो के समस्त चिंतन का जो मूलभूत उद्देश्य था वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था, और इस आदर्श राज्य की स्थापना वो व्यक्ति की अंतरात्मा के 3 गुणों और उन 3 गुणों के आधार पर राज्य के 3 वर्गों के निर्माण पर करता है, और जिसकी आधारशिला वो न्याय को बनाता है, जबकि शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत को वो अपने आदर्श राज्य के आधार स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करता है। और इस प्रकार से बने हुए आदर्श राज्य की बागडोर वो एक ऐसे दार्शनिक राजा के हाथों में सौंपता है जो सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक साहसी, आत्मसंयमी, ज्ञानी और निस्वार्थी हो। और प्लेटो की धारणा थी कि आदर्श राज्य में शासक का जो कार्य है वो परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की भले ही इसे अव्यावहारिक, विरोधाभासी, विधि विहीन, अन्यायपूर्ण और मानवीय स्वतंत्रता विरोधी कहकर आलोचना की जाती हो, परंतु हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो केवल एक कल्पना मात्र ही नहीं था, बल्कि तत्कालीन समय के जो एथेंस और स्पार्टा नगर थे उनकी राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए दिया गया एक प्लान था, एक योजना थी। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।